आज के वीडियो में बच्चों चैप्टर 2 है मैथ्स का। वो कौन सा है? लीनियर पॉलिनोमियल, है ना। ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ये लीनियर पॉलिनोमियल होता क्या है? पॉलिनोमियल में सर हमें वेरिएबल दिखते हैं, पॉलिनोमियल में हमें कांस्टेंट दिखते हैं। एग्जांपल नंबर 1 आ गया आपके एनसीईआरटी का। एग्जांपल नंबर 1 बच्चों हम लोग सिर्फ एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी के एग्जांपल्स के सॉल्यूशन आप लोग के पास लिखे होते हैं। डिग्रीज 1, 2 और 3 के आपको पॉलिनोमियल लिखने बच्चों बहुत आसान है। यहाँ पे आपसे पूछा कांस्टेंट टर्म क्या है। कांस्टेंट टर्म जो विदाउट वेरिएबल होता है वो है -10। अब यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, यहीं पे बच्चे फंसते हैं। ये कैलकुलेशन का पार्ट आप लोग को खुद करना है। क्यों? क्योंकि एग्जाम में भी तो आप लोग को खुद करना है। हेलो 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 बच्चों, कैसे हो सभी लोग? तो बच्चों आज के वीडियो में मैं आप लोगों के लिए क्या लाया हूं? आज के वीडियो में बच्चों हम लोग अपने एनसीईआरटी का जो चैप्टर 2 है मैथ्स का, वो कौन सा है? लीनियर पॉलिनोमियल, है ना। ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। और जब भी मैं बोलता हूं पढ़ने जा रहे हैं, इसका मतलब हम लोग सिर्फ पढ़ने नहीं जा रहे हैं, इसको बहुत अच्छे से खत्म करने जा रहे हैं। मतलब कॉन्सेप्ट 100% कवरेज होगा और एनसीईआरटी के हर एक क्वेश्चन सॉल्व होंगे, तो कुछ भी बचेगा नहीं। इससे बाहर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। आपको बस क्या करना है, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर के एंडिंग तक कंप्लीट देखना है। आप उसका स्पीड इंक्रीज करके देख सकते हो, 1.25x या फिर 1.5x में देख सकते हो, लेकिन आपको स्किप कर करके नहीं देखना है, नहीं तो वैसे वीडियो देखने का कोई फायदा होगा नहीं। ठीक है बच्चों, वीडियो अगर पसंद आए तो ऑफ कोर्स बोलने वाली जो बात है नहीं, आपको लाइक करना है वीडियो को और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दो, ताकि ऐसे जो भी वीडियोस आगे आए वो आपको यूट्यूब रिकमेंड करे। ठीक है, ऐसे सिर्फ ये दूसरा चैप्टर नहीं, आगे आने वाले जितने भी चैप्टर्स हैं एनसीईआरटी के बुक में, हर एक चैप्टर खत्म होगा, कोई भी चैप्टर रहेगा नहीं। चलो बच्चों, फिर अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर का नाम यहां पे आपको क्या दिख रहा है? लीनियर पॉलिनोमियल। क्या दिख रहा है बच्चों? लीनियर पॉलिनोमियल। अब ये लीनियर पॉलिनोमियल होता क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल में सर हमें वेरिएबल दिखते हैं, पॉलिनोमियल में हमें कांस्टेंट दिखते हैं जो नंबर्स होते हैं। जैसे हमारे पास ये क्या है सर? लीनियर पॉलिनोमियल है। जैसे हमारे पास ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। क्या पॉलिनोमियल में इक्वल टू साइन होता है? नहीं बच्चों, पॉलिनोमियल और इक्वेशन में यही डिफरेंस होता है कि जब इक्वेशन होता है तो उसमें एक्स्ट्रा इक्वल टू साइन आपको दिखाई देगा। x+3 = 0 बोले तो वो इक्वेशन होगा, जस्ट x+3 बोले तो वो क्या होगा? पॉलिनोमियल होगा। लेकिन यहां पे चैप्टर का नाम सिर्फ पॉलिनोमियल नहीं है, यहां पे है बच्चों लीनियर पॉलिनोमियल। अब लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है सर? लीनियर पॉलिनोमियल मतलब वो होता है जो वेरिएबल होगी उसकी पावर, उसकी डिग्री, हाईएस्ट पावर या फिर डिग्री वो कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। वो 1 होनी चाहिए। तो यहां पे देख सकते हो x की पावर में कितना है? कुछ नहीं है, मतलब 1 ही है। अगर मैं कोई पॉलिनोमियल ले लेता है x³ + 5, तो वो क्या होता है? क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है, क्योंकि उसका डिग्री होता है 3। x² + 2x + 5 लेता, वो क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि उसका डिग्री होता है 2। यहां पे ये है लीनियर पॉलिनोमियल। तो क्या होता है लीनियर पॉलिनोमियल? सबको समझ में आ गया? वेरी गुड, समझ में आ गया। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे इंट्रोडक्शन है, ये आप लोग खुद पढ़ लेना, आप लोग को पीडीएफ भी मिल जाएगा। अब यहां पे हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 आ गया। एग्जाम्पल नंबर 1 आ गया आपका एनसीईआरटी का। एग्जाम्पल नंबर 1 बच्चों आपको बोला राजू वेंट टू ए शॉप वेयर देयर वेर सील्ड बॉक्सेस ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑन सेल। वहां पे सील्ड बॉक्सेस थे अलग अलग कलर के। द शॉप ओनर टोल्ड हिम दैट द रेड बॉक्सेस है 4 पेन्स ईच। जो भी रेड बॉक्सेस थे उसमें कितने पेन थे बच्चों? 4 पेन थे। एंड द ब्लू बॉक्सेस हैव 5 पेंसिल्स ईच। जितने ब्लू बॉक्सेस थे उसमें 5 पेंसिल्स थे। नाउ इफ राजू बाउंड X red boxes and Y blue boxes, how can he quickly figure out how much is the total quantity of pen and pencil? बच्चों कैसे पता चलेगा? अगर रेड बॉक्स में 4 पेन है, एक बॉक्स में है 4 पेन। अब मैं बोलूं कि 2 बॉक्स में कितने पेन होंगे सर? एक बॉक्स में 4 पेन, दूसरे बॉक्स में भी 4 पेन, 8 पेन होंगे। मतलब 4 × 2 कर दिए। मैं बोल दूं 3 बॉक्स में कितने पेन होंगे सर? 4 × 3 12 पेन होंगे। तो मैं बोल दूं कि x बॉक्सेस में कितने पेन होंगे? तो 4 × x 4x होगा, क्योंकि हम लोग उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, राइट। तो यहां पे आपको यही तो बोला गया है कि राजू के पास कितने बॉक्सेस हैं? x रेड बॉक्सेस हैं और
ये जो ब्लू बॉक्सेस हैं वो कितने बच्चों, y है। तो टोटल कितना आ जाएगा, टोटल आ जाएगा बच्चों 4x प्लस 5y, दोनों का एडिशन होगा ना टोटल, क्योंकि आपसे पूछा गया। क्लियर। आगे कुछ और पूछा क्या, ओके। Also if he got 3 extra pens free, how many pens and pencils did he get all together? तो जब टोटल आप निकालोगे दूसरे केस के लिए, ये था पहले केस के लिए, दूसरे केस के लिए जब एक्स्ट्रा कितने पेन आ जाएंगे, 3 पेन, तो आपको ये 4x प्लस 5y तो रहेगा ही रहेगा, और उसके साथ एक्स्ट्रा 3 ऐड हो जाएगा, तो 4x प्लस 5y प्लस 3 होगा। सिंपल था ना बच्चों, समझ में आ रहा है सबको। चलो आगे बढ़ जाते हैं। आगे हमारे पास एग्जांपल नंबर 2 है बच्चों। ऐसे ही आप, ये भी क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई कर लेना, और इसका तो सॉल्यूशन आप लोग का एनसीईआरटी में मिल जाएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, एनसीईआरटी के एग्जांपल्स क्यों ना छोड़ देते हैं, हम लोग सिर्फ एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी के एग्जांपल्स के सॉल्यूशन आप लोग के पास लिखे होते हैं। तो वीडियो बेकार का लंबा बनाने का कोई मतलब रहा क्या, कोई फायदा हुआ क्या, नहीं हुआ ना, लॉस हुआ, क्योंकि आपका वो टाइम वेस्टेज ही होगा। बच्चों यहाँ पे पूछा फाइंड द डिग्रीज ऑफ द पॉलिनोमियल। अब मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ डिग्रीज मतलब क्या होता है। क्या होता है डिग्रीज मतलब, वैसे मैं बातों बातों में आप लोगों को बता चुका हूं कि डिग्रीज ऑफ द पॉलिनोमियल मतलब ये होता है कि हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज नोन एज डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहां पे जो पॉलिनोमियल है वो है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, यहाँ पे y क्यूब प्लस 2y प्लस 3, यहाँ पे -9, यहाँ पे 4z माइनस 3। बच्चों यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, तो डिग्री होगा 2। यहाँ पे y की हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, तो डिग्री होगा 3। यहाँ पे क्या वेरिएबल ही है, वेरिएबल नहीं है, तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। यहाँ पे जब वेरिएबल ही नहीं है तो उसकी पावर कुछ नहीं होगी, तो 0 होगा। और यहां पे देखोगे तो z एक वेरिएबल है, उसकी हाईएस्ट पावर है 1, राइट। तो यही हो गया हमारा आंसर। काफी ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था, एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। राइट पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्रीज 1, 2 एंड 3। डिग्रीज 1, 2 और 3 के आपको पॉलिनोमियल लिखने बच्चों बहुत आसान है। डिग्री 1 का भी अभी हम लोग स्टार्टिंग में लिखे थे, x प्लस 5 x प्लस 3 ऐसे कुछ लिखे थे, है ना। तो ये डिग्री 1 का हो गया पॉलिनोमियल, क्योंकि हाईएस्ट पावर वेरिएबल का कितना 1 है। डिग्री 2 का x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 10, x की हाईएस्ट पावर है 2, तो डिग्री हो गया 2। क्यूबिक पॉलिनोमियल का x क्यूब, 4x क्यूब रख लो, मतलब जो नहीं कि हमेशा ये इसके पहले कोई नंबर नहीं हो सकता, वो बस बताने के लिए मैं आगे 4 लगा दिया, ठीक है। प्लस 10x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, ये हो गया हमारा क्या, क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसके डिग्री है 3। आगे बढ़ जाते हैं। अब आपसे बोला है व्हाट आर द कोएफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर एंड x क्यूब इन द पॉलिनोमियल। बच्चों कोएफिशिएंट्स आपको बताना है। कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं, जो वेरिएबल के पहले नंबर होता है उसी को हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट। वेरिएबल के पहले जो नंबर होता है उसी को बोलते हैं कोएफिशिएंट। तो देखोगे तो x स्क्वायर के पहले क्या है नंबर 6, तो 6 हो गया हमारा आंसर। और x क्यूब के पहले क्या है वैल्यू, यहां पे बच्चों 3 मत बोलना, ये है -3, तो -3 हो गया आंसर। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है सबको। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब इसमें ये क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, आप लोग मुझे कमेंट में बताओगे कि क्वेश्चन नंबर 4 का क्या आंसर है। वीडियो को रोको, अभी कभी सॉल्व करके मुझे बताओ कि इसका आंसर क्या होगा कमेंट में। अगर आपका आंसर सही आए तो मैं लाइक करूंगा और मैं कमेंट भी करूंगा वहां पे, ठीक है। बच्चों यहां पे आपसे पूछा है कांस्टेंट टर्म क्या है। कांस्टेंट टर्म जो विदाउट वेरिएबल होता है वो है -10, है ना। और आपसे पूछा गया है रिकॉल दैट पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 1 आर कॉल्ड व्हाट, लीनियर पॉलिनोमियल्स। ये हम लोग जानते ही हैं, स्टार्टिंग में बताया था मैं। आगे बोला हुआ है द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड x इज 4x। कोई एक स्क्वायर है, उसका साइड है बच्चों कितना, साइड x, और इसका पेरीमीटर क्या बोला है बच्चों, पेरीमीटर आपको बोला है 4x। अब बोला विच इज ए लीनियर पॉलिनोमियल इन अ वेरिएबल x, तो ये तो ऑलरेडी हमें आता है, इसमें कुछ क्वेश्चन भी नहीं पूछा गया। आई गेस इसके बाद क्वेश्चन इससे पूछे गए। अब आपसे बोला है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर विथ साइड 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये सब साइड के साथ पेरीमीटर क्या होगा, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला था 4x। पेरीमीटर का फॉर्मूला था बच्चों 4x। तो अगर 1 सेंटीमीटर के लिए निकालना पड़े, तो पेरीमीटर फॉर 1 सेंटीमीटर निकालना हो तो हम लोग 4 × 1 कर देंगे, कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। वैसे ही पेरीमीटर निकालना हो अगर 1.5 सेंटीमीटर के लिए, तो इसको P1 रख लो, इसको P2 रख लो, 4 × 1.5 करोगे कितना आ जाएगा बच्चों, 6 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। उसके बाद पेरीमीटर नंबर 3 अगर आपको निकालना है तो 4 × 2 कर दोगे, कितना आ जाएगा बच्चों 8 सेंटीमीटर।
वैसे ही पेरीमीटर नंबर 4 आपको निकालना है तो आप 4 इंटू 2.5 करोगे, ठीक है, कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। और लास्ट में आपसे पूछा गया, लास्ट में क्या पूछा गया बच्चों, लास्ट में आपसे पूछा गया है 3 सेंटीमीटर का, तो पेरीमीटर 5th नंबर का आप निकालना चाहो तो 4 इंटू 3 कर दोगे, 12 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। अब बोला व्हाट विल हैपन इफ टू द पेरीमीटर इफ द साइड्स इंक्रीजेस बाय 0.5 सेंटीमीटर। अगर 0.5 सेंटीमीटर से साइड इंक्रीज हो रहा है तो पेरीमीटर में क्या हो रहा है, पेरीमीटर कितना से इंक्रीज हो रहा है, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, कितने से इंक्रीज हो जा रहा है, 2 से इंक्रीज हो जा रहा है। तो आप लिखोगे द पेरीमीटर इज इंक्रीजिंग, और लिख सकते हो जस्ट द पेरीमीटर इंक्रीजेस बाय 2 सेंटीमीटर। ठीक है ना, सिंपल क्वेश्चन था। चलो बच्चों, थिंक एंड रिफ्लेक्ट का क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। अब एग्जांपल नंबर 5 में क्या बोला, एग्जांपल जितने भी हैं बच्चों सिंपल है और आपके एनसीईआरटी बुक में इसका सॉल्यूशन है, तो वो आप लोग खुद वहां से देख लेना, बेकार का वीडियो लेंथी बनाने से कोई फायदा है नहीं, है ना। तो ये सब आप लोग खुद कर लेना। अब आते हम लोग एक्सरसाइज से 2.2 में। एक्सरसाइज से 2.2 में क्या बोला गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल दिस इफ x इक्वल टू 0। बच्चों अगर x इक्वल टू 0 है तो इसका वैल्यू क्या होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है सर, क्या पूछ रहे हो आप, 5 इंटू 0 माइनस 3 कर दोगे, 5 इंटू 0 का 0, 0 माइनस 3 कितना था, -3। बोला है -1 होगा तो क्या होगा, तो 5 इंटू -1 -3 कितना हो जाएगा, -5 -3 कितना होता है, -8। क्वेश्चन नंबर सी में पूछा है x इक्वल टू 2 अगर रख दे तो 5 इंटू 2 माइनस 3 करोगे, 5 2 10 माइनस 3 कितना होता है, 10 माइनस 3 होता है सर 7, तो 7 हो गया आंसर। क्लियर है ना, आगे बढ़ जाए, क्वेश्चन सिंपल था। अब यही सेम क्वेश्चन वैसा ही है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ये आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे कमेंट पे बताना, बिल्कुल सिमिलर टाइप क्वेश्चन है, ठीक है बच्चे। चलो अब यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, यहीं पे बच्चे फंसते हैं और मैं इसको बहुत अच्छे से बताऊंगा, किसी को कोई टेंशन लेने की बच्चे जरूरत नहीं है, ठीक है। क्या बोला है देखो, द प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर इज 3 टाइम्स ऑफ सलील्स प्रेजेंट एज। सलील का जितना प्रेजेंट एज है उनकी माता जी का उसका एज कितना है बच्चों, उसका 3 टाइम्स है, 3 गुना है। तो हम लोग सलील के एज को मान लेते हैं x, लेट द एज ऑफ सलील, लेट द एज ऑफ सलील बी x years। तो उनकी माता जी का एज क्या आ जाएगा, देन द एज ऑफ सलील्स मदर, सलील की माता जी का उम्र कितना आ जाएगा बच्चों, ये आपको बोला गया इस 3 टाइम्स सलील्स प्रेजेंट एज। तो x इसको माने तो इसका 3 टाइम्स कितना हो जाएगा, 3x ईयर्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब बोला आफ्टर 5 years देयर एजेस विल एड अप टू 70 ईयर। बच्चों आफ्टर 5 years बोला है, आफ्टर 5 years बोला है, तो मेरी बात बताना, ATQ बोले तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। आफ्टर 5 years की बात किया गया है, तो क्या आफ्टर 5 years दोनों का एज 5 साल से इंक्रीज नहीं हो गया होगा। आज जितना आपका उम्र रहा होगा, आज से 5 साल बाद में बोलूं कि आपका उम्र कितना होगा, तो आप 5 ऐड कर दोगे। आज से 5 साल बाद उम्र मेरी भी 5 ज्यादा हो जाएगी। हर एक पर्सन का 5 साल के बाद 5 साल के बाद 5 साल उम्र बढ़ जाएगा, 5 साल पहले 5 साल कम रहा होगा, राइट। ये हर एक इंसान के साथ होता है, तो सलील और उनकी माता जी के साथ भी होगा। तो सलील का एज 5 साल बाद कितना हो जाएगा बच्चों, x + 5 years। और सलील की माता जी का एज कितना हो जाएगा, 3x पहले से था, 3x + 5 हो जाएगा। और बोला है 5 साल बाद इनका एज का समेशन एड अप टू कितना हो जाता है, दोनों को ऐड करने पे कितना आ जाता है बच्चों, 70 ईयर्स। क्या इसको सॉल्व करके हम लोग x का वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। तो इसको सॉल्व करोगे, 3x + x कितना आ गया, 4x + 10 = 70। बच्चों x का वैल्यू आ जाएगा 60 डिवाइडेड बाय 4, 15। x का वैल्यू आ गया 15। हमसे पूछा क्या गया, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। तो सलील का एज माने थे x ईयर्स, तो ये तो हो जाएगा 15 ईयर्स ही, ठीक है। और इसका कितना हो जाएगा, 3 इंटू एक्स, मतलब 3 इंटू 15 कितना हो जाएगा बच्चों, 45 ईयर्स हो जाएगा। क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है ना सर, सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देख लो, द डिफरेंस बिटवीन 2 पॉजिटिव इंटीजर्स।
दो पॉजिटिव इंटीजर है, उनका डिफरेंस है 63। मेरे बच्चे मुझे ये बताओ कि अगर एक नंबर को हम लोग x मान लिए तो दूसरा नंबर क्या होगा? अगर इनका डिफरेंस है 63 तो क्या दूसरा नंबर x प्लस 63 नहीं होगा? उससे 63 ज्यादा रहा होगा, तभी तो दोनों को डिफरेंस लेने पे 63 आया होगा। तभी तो दोनों को डिफरेंस लेने पे कितना आया होगा बच्चों? 63 आया होगा। आगे क्वेश्चन में आपको बोला गया द रेशियो ऑफ द टू इंटीजर्स इज 2:5। दोनों का रेशियो है 2:5। तो आप बोल दोगे x बाई x प्लस 3 का वैल्यू कितना है सर? 2/5 है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप x का वैल्यू निकालोगे, उसके बाद क्वेश्चन में कुछ बचेगा ही नहीं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 5x इक्वल टू हो जाएगा 2x प्लस 6। इससे x का वैल्यू आ जाएगा बच्चों 3x इक्वल टू 6 हुआ, तो x का वैल्यू आ जाएगा 2। x का वैल्यू 2 आया, आपसे पूछा फाइंड द टू इंटीजर्स, तो वो दो इंटीजर्स कौन थे? x, तो x का वैल्यू आ गया 2, एक पहला आंसर। दूसरा था x प्लस 63, मतलब 2 प्लस 63, तो दूसरा क्या हो जाएगा? 65। समझ में आ रहा है ना? सिंपल क्वेश्चन है सारे। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे आपसे बोला गया रूबी हैज 3 times as many 2 rupees coins as she has 5 rupees coins। जितने उसके पास 5 रुपए के कॉइन्स है, उसका 3 टाइम्स है उसके पास 2 रुपए वाले कॉइन्स। तो मान लेते कि 5 रुपए वाले कॉइन्स, मान लेते हैं कि 5 रुपीज वाले कॉइन्स उसके पास कितने बच्चों? लेट 5 रुपीज 5 कॉइन्स, रुपीज 5 कॉइन्स हम लोग कितना मान लेते हैं? कितने हैं? x है। तो फिर हमारे पास रुपीज 2 वाले कॉइन्स कितने आ जाएंगे बच्चों? देन रुपीज 2 वाले कॉइन्स कितने आ जाएंगे? 3 टाइम्स बोला है तो 3x हो जाएगा, x का 3x। ठीक है, आगे बढ़ो। आगे बोला इफ सी हैज ए टोटल ऑफ रुपीज 88, अगर उसके पास टोटल रुपीज 88 है। बच्चों आप यहां पे ध्यान देना, यहां पे रुपीज 5 का कॉइन है उसके पास x, 80 क्यों बोले तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है बच्चे मेरे, 5 रुपए का कॉइन है x। अगर मैं आपको 5 रुपए का एक कॉइन दूं तो मैं आपसे पूछूं कितने रुपए हुए आपके पास, तो आप बोलोगे सर 5 रुपए हुए मेरे पास। मैं अगर आपको 5 रुपए का 2 कॉइन दे दूं तो आप क्या बोलोगे? 5 2 जा 10 रुपीज है मेरे पास। अगर मैं 5 रुपीज का आपको 3 कॉइन्स दे दूं, आप बोलोगे 5 इंटू 3 15 रुपीज है। अगर मैं 5 रुपीज का 4 कॉइन्स दे दूं, 5 इंटू 4 20 रुपीज है। तो मैं 5 रुपीज का अगर आपको x कॉइन दे दूं तो 5 इंटू x 5x रुपीज नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। और उसी तरीके से 2 रुपीज का 3x कॉइन्स है तो 2 इंटू 3 मतलब 6x रुपीज आ जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करने पे होगा। और इनका एडिशन कितना है बच्चों? 88 है। अब इसको सॉल्व करके क्या x का वैल्यू निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। कितना आएगा? 11x इक्वल टू 88, तो x का वैल्यू आ जाएगा 8। x का वैल्यू आ गया 8। अब बोला हाउ मेनी कॉइन्स डज सी हैव ऑफ ईच टाइप, तो रुपीज 5 के कॉइन्स थे उसके पास x, तो इसका आंसर होगा 8 ही। और रुपीज 2 के कॉइन्स थे इसके पास 3x, तो 3 इंटू 8 24 हमारा नंबर ऑफ कॉइन्स हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है बच्चों? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैं चाहता हूं आप लोग खुद आंसर दो। ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन है। इनफैक्ट ये वाला क्वेश्चन भी सिंपल ही है, लेकिन चलो मैं बता देता हूं। बोला क्या है? इफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 3 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ, तो उसका जो विड्थ है या फिर ब्रेथ, विड्थ को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रेथ ही बोलते हैं ना। तो ब्रेथ को कितना मान लो बच्चों? x मान लो। तो लेंथ कितना हो जाएगा? लेंथ कितना हो जाएगा? लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 3 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ, मतलब इसका ट्वाइस लोगे 2x लोगे, इसका डबल करोगे तो उससे 3 ज्यादा है, तो 3 ऐड कर दिया। एंड इट्स पेरीमीटर इज इतना। अब बच्चों हम लोग पेरीमीटर जानते हैं, कैसे निकालते हैं? पेरीमीटर कैसे निकालते हैं बच्चों? पेरीमीटर ऑफ ATQ, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकालते हैं सर? 2 इंटू एल प्लस बी निकालते हैं। तो पेरीमीटर क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी, जिसमें से पेरीमीटर आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में 24 सेंटीमीटर है। 2 इंटू एल, एल कितना बच्चों? 2x प्लस 3, और b कितना है बच्चों? x है। इसको सॉल्व करोगे तो इस साइड वाला मैं पहले सॉल्व कर रहा हूं। 2x प्लस x कितना हो जाएगा? 3x। 3x इंटू 2 कितना हो जाएगा? 6x, प्लस 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 6 इक्वल टू 24। तो बच्चों इससे 6x का वैल्यू आ जाएगा 24 माइनस 6 इज 18, तो x का वैल्यू कितना आ गया? 3 आ गया। x का वैल्यू 3 आ गया। आपसे पूछा फाइंड द डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल। डायमेंशंस क्या होते हैं? लेंथ और ब्रेथ को ही हम लोग डायमेंशंस बोलते हैं। तो x का वैल्यू कितना आ गया? 3 एक आंसर हो गया। और 2x प्लस 3 का वैल्यू आ जाएगा 2 इंटू x का वैल्यू है 3 प्लस 3,
तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6 प्लस 3 कितना हो गया बच्चों 9 सेंटीमीटर। क्लियर है ना? मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके तो अब ये आपके पास पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पे क्या बोला गया है, प्रेडिक्ट द नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन द नेक्स्ट 3 स्टेजेस। नेक्स्ट 3 स्टेजेस में आपको नंबर ऑफ स्क्वायर्स बोला है बच्चों। यहाँ पे है नंबर ऑफ स्क्वायर 1। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा नंबर ऑफ स्क्वायर 1। यहाँ पे कितना दिख रहा है सर 3, यहाँ पे कितना दिख रहा है सर 1 2 3 4 5, यहाँ पे कितना दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7। अब नेक्स्ट 3 स्टेजेस में क्या होगा, नेक्स्ट 3 स्टेजेस का नंबर क्या होगा, ये स्टेज 4 है तो नेक्स्ट आएगा स्टेज 5, उसके बाद नेक्स्ट आएगा स्टेज 6, उसके बाद नेक्स्ट आएगा स्टेज 7। इसमें कितने होंगे सर, इसमें 1 है 3 है 5 है 7 है, कितने कितने का एडिशन हो रहा है, 2 2 का एडिशन हो रहा है। तो 7 में 2 का एडिशन करेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 में 2 का एडिशन करेंगे तो 11 हो जाएगा, 11 में 2 का एडिशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। ये हो गया हमारा आंसर। आगे बोला गया है एंड राइट द सीक्वेंस ऑफ नंबर्स अप टू स्टेज 7 ऑफ द पैटर्न। लिख चुके हम लोग, आगे बढ़ते हैं। आगे बोला यूजिंग द एक्सप्रेशन 2n-1 कैन यू फाइंड आउट हाउ मेनी टाइल्स विल बी देयर इन द 15th स्टेज। आपको दे दिया गया है कि नंबर ऑफ टाइल्स निकालने के लिए आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। नंबर ऑफ टाइल्स निकालने के लिए आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो 2n-1 वेयर n इज व्हाट बच्चों, n इज द नंबर ऑफ स्टेज, वेयर n इज द नंबर ऑफ स्टेज। अब बच्चों आपसे बोला गया है कि 15th स्टेज और 26th स्टेज में कितना होगा, तो नंबर ऑफ टाइल्स 15th स्टेज में निकालने के लिए आप क्या कर दोगे, 15th स्टेज में आप निकालने के लिए 15th स्टेज में निकालने के लिए आप क्या कर दोगे बच्चों, 2n-1 बोले तो 2 × 15-1 कितना हो जाएगा, 15 2 30-1 29 टाइल्स हो जाएंगे। और वैसे ही आपसे 26th स्टेज भी पूछा है तो 26th स्टेज का आप कैसे निकालोगे, 2 × 26-1 26 2 52-1 51 टाइल्स हो जाएंगे। अब आपसे पूछा ऑल्सो विच स्टेज विल कंटेन 21 टाइल्स एंड 47 टाइल्स, कौन सी स्टेज में 21 टाइल्स और 47 टाइल्स होंगे। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन उल्टा कर दिया गया है, क्वेश्चन आपको उल्टा दे दिया गया है। इस बार आपको स्टेज टाइल्स का नंबर दे दिया गया, टाइल्स का नंबर, ये जो n है इसका वैल्यू आपको नहीं दिया गया है, आपको नंबर ऑफ टाइल्स का वैल्यू दिया गया और n जो नंबर ऑफ स्टेज है वो आपको निकालना है। तो मैं एक क्वेश्चन बताता हूं 21 के लिए, 47 वाला आप लोग खुद करना, ठीक है। नंबर ऑफ टाइल्स कितना है बच्चों 21 है, इक्वल टू 2 × n-1 होता है, n क्या होता है नंबर ऑफ स्टेज और यही हमें निकालना है। तो इसको सॉल्व कर लो, 2n का वैल्यू कितना हो गया, -1 उधर जाके +1 हो गया 22 हो गया, तो n का वैल्यू कितना आ गया 11th आ गया, मतलब 11th स्टेज इज द आंसर। समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7, जो भी एग्जाम्पल होंगे एनसीईआरटी के वो आप लोग खुद कर लोगे, है कि नहीं। तो ये सब आप लोग खुद कर लेना, काफी आसान सवाल है। अब हम लोग एक्सरसाइज सेट 2.3 पे मूव करेंगे, ठीक है। ओके तो बच्चों हम लोग एक्सरसाइज सेट 2.3 स्टार्ट करें और इसका पहला क्वेश्चन आप लोग पढ़ना चाहते हो, एक बार जल्दी से पढ़ लेंगे सब लोग क्वेश्चन। हाँ तो क्या बोला है बच्चों, क्वेश्चन में बोला गया स्टूडेंट हैज 2500 इन हर सेविंग बैंक, ₹2500 उसके सेविंग बैंक में है सर जी, ऐसा बोला गया है। सी गेट्स 150 एवरी मंथ एज ए पॉकेट मंथ। तो अगर मैं फर्स्ट मंथ की बात करूं, तो उसके पास कितने होंगे सर, 2500 तो पहले से था और 150 एवरी मंथ मिलता है, तो 150 आप एक्स्ट्रा ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा 2650 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि 150 एवरी मंथ उसको पॉकेट मनी के तौर पे मिलता है, तो वो उस पे एड अप होते जाएगा, वो उस पे क्या हो जाएगा एड अप होते जाएगा। बात समझ में आ रहा है बच्चों? आगे बोला हाउ मच विल सी हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फ्रॉम द सेकेंड मंथ ऑनवर्ड्स, है ना। तो अगर मैं सेकेंड मंथ के लिए निकालूं बच्चों, सेकेंड मंथ के लिए निकालूं तो कितना आ जाएगा 2500 है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, फर्स्ट मंथ में वो 150 का ही सेविंग की, 150 का उसको क्या मिला पॉकेट मनी मिला। सेकेंड मंथ में उसको कितने महीने का पॉकेट मनी मिल जाएगा सर, फर्स्ट मंथ का भी पॉकेट मनी मिला होगा, सेकेंड का मंथ का भी मिला होगा, पहले से था 2500, 2 महीने के लिए पॉकेट मनी मिला, तो 150 इंटू 2 कर दोगे, 150 इंटू 2 कर दोगे, है कि नहीं। तो 150 इंटू 2 होगा 300, तो ये हो जाएगा 2800। अब जब मैं थर्ड मंथ पे आऊंगा तो वो कितना हो जाएगा
2500 प्लस 150 इंटू कितना हो जाएगा बच्चों 3 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 2950 करके देख लेना। ठीक है, इसी तरीके से ये इंक्रीज होते जाएगा, इसी तरीके से ये इंक्रीज होते जाएगा। आगे आपसे क्या पूछा है, आगे पूछा है फाइंड ए लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द अमाउंट सी विल हैव इन द nth मंथ। अब बच्चों nth बोले तो कोई भी अगर मंथ दे दिया जाए तो उसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, उसके लिए एक लीनियर एक्सप्रेशन डेवलप कीजिए, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया। कैसे निकालोगे बच्चों, सिंपल सी बात है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ करते करते nth मंथ तक जब जाओगे, nth मंथ का निकालने के लिए आप क्या करोगे, देखोगे, ये सबसे आपको डेवलप करना है, ये सब में ध्यान से सुनना। पहला क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ जाए तो बाकी सब आपको बहुत इजी लगेगा। सब में 2500 कॉमन है तो 2500 तो रहेगा ही रहेगा, सब में प्लस कॉमन है प्लस तो रहेगा ही रहेगा। अब मेरी बात यहां पे ध्यान से सुनना, सब में 150 कॉमन है, बिल्कुल 150 रहेगा सर। अब क्या सब में आगे के नंबर्स कॉमन है, नहीं, इसमें 150 इंटू 1, इसमें 2, इसमें है 3, तो जब थर्ड मंथ था तो इंटू 3 हुआ, जब सेकेंड मंथ था तो इंटू 2 हुआ, जब फर्स्ट मंथ था इंटू 1 हुआ, तो nth मंथ होगा तो इंटू n हो जाएगा। यही हो गया आपका आंसर 2500 प्लस 150 n, बस यही है आपका आंसर। बात समझ में आ गया ना। चलो ऐसे ही आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे तो इच नंबर 9 ड्रॉप्स आउट। अब ये जो क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चन का बिल्कुल अलग है। ड्रॉप आउट मतलब क्या करोगे, आप माइनस करते जाओगे, 9 मेंबर्स ड्रॉप आउट होते जा रहे हैं तो -9 इस तरीके से करोगे आप लोग। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है बच्चों, ये आप लोग का होमवर्क हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला सपोज द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि लेंथ कितना है बच्चों, लेंथ को हम लोग एल से लिखते हैं, चलो लिख दिया एल से, एल है 13 सेंटीमीटर एंड द एरिया, फाइंड द एरिया इफ द ब्रेथ इज इतना। तो फर्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व करके बताऊं, सेकंड आप लोग खुद सॉल्व करना। अगर ब्रेथ आपको दिया हो 12 सेंटीमीटर तो आपको एरिया निकालना है। तो बच्चों को पता है एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। क्या पूछ रहे हो सर आप, तो ये कर दिया मैं 13 इंटू 12। ओके, तो ये 13 इंटू 12 करोगे 144, 154, 55, 56, 156 इसका आंसर होगा, 156 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। आगे बोला गया है, सेकेंड और थर्ड आप लोग खुद कर लेना। आगे बोला फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। लीनियर पैटर्न बताना। अगर आप हर क्वेश्चन में देखोगे तो लेंथ सब में सेम है, सब में क्या है बच्चों, लेंथ सेम है 13 सेंटीमीटर। क्या चेंज हो रहा है, ब्रेथ से चेंज हो रहा है। तो ब्रेथ को आप कुछ मान लो, कुछ वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर लो कि लेट ब्रेथ बी इक्वल टू व्हाट बच्चों, एक्स। बी मतलब यहाँ पे ब्रेथ, तो ब्रेथ को अगर एक्स मान लिए, लेंथ तो हमारा फिक्स रह रहा है, तो एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब 13 इंटू एक्स। तो यही आ गया हमारा लीनियर इक्वेशन, सॉरी लीनियर पॉलिनोमियल आ गया इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, है कि नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन आप लोगों से खुद सॉल्व हो जाएगा। रेक्टेंगल है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, ये सब चीजें आप लोगों को पता है। ओके, रेक्टेंगुलर बॉक्स है इसमें, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होगा। ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लोगे। उसके बाद ये क्वेश्चन भी आप लोग आराम से सॉल्व कर लोगे। हर बार 20 पेजेस एक्स्ट्रा हो रहे हैं तो 20 ऐड करते जाओगे। ये क्वेश्चन नंबर बिल्कुल 1 जैसा ही है। अब ये वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। इसमें क्या बोला, अच्छे से पढ़ोगे तो इसमें आपको बोला गया है, ओके ये तो एग्जाम्पल वाली क्वेश्चन हो गए ना बच्चों, एग्जाम्पल वाले आप लोग खुद कर लोगे, ठीक है। एग्जाम्पल वाला आप लोग खुद कर लेना, बुक में दिया हुआ है, आप लोग आराम से कर लोगे, ठीक है। एक्सरसाइज से 2.4 पे आते हैं। ध्यान से सुनो, यहाँ पे एक लेंदी सा क्वेश्चन दिख रहा है, देख के डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि क्वेश्चन है क्या, सिंपल है, क्वेश्चन है बिल्कुल सिंपल। सपोज ए प्लांट हैज हाइट 1.75 फीट। किसी एक प्लांट का हाइट दिया कितना, 1.75 फीट, एंड इट्स ग्रोज बाय 1.45 फीट ईच मंथ। क्या ये बिल्कुल वही सेम क्वेश्चन जैसा नहीं, क्वेश्चन नंबर 1। चलो फिर भी मैं बता देता हूं, फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ बोला, ऐसा है ना। तो बच्चों हम लोग ऐसा करेंगे, यहां पे तो स्पेस नहीं है, मैं नेक्स्ट पेज में ले लेता हूं। पहले से उसका 1.75 फीट और 0.5 फीट ईच मंथ से बढ़ता है ना, तो 1.75 फीट। हाइट कितना है बच्चों, पहले से 1.75 फीट, ठीक है। उसके बाद 0.5 फीट से बढ़ते रहता है। मतलब अगर मैं पूछ दूं कि फर्स्ट मंथ में कितना होगा, फर्स्ट मंथ में बच्चों, फर्स्ट मंथ में कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 1.75 प्लस 0.5 से इंक्रीज हो गया ना,
तो ऐड करके देख लीजिएगा, वही होगा। अब ऐड करके मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि क्या ऐड करके वैल्यू आपसे पूछा है, नहीं, जस्ट मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं इस चीज को, ठीक है। सेकेंड मंथ के लिए आप कैसे निकालोगे सर? सेकेंड मंथ के लिए ऐसे निकालेंगे कि 1.75 प्लस 0.5 इंटू 2 करेंगे। क्यों करेंगे? याद करो फर्स्ट क्वेश्चन में मैं क्या बताया था, इसलिए क्योंकि फर्स्ट मंथ में एक बार ग्रो हुआ ना सर, सेकेंड मंथ में 2 बार ग्रो हुआ होगा, 2 बार ग्रो हुआ होगा 2 मंथ के लिए, तो 2 बार ग्रो हुआ होगा, तो 2 इंटू 0.5 कर दिए। वैसे ही थर्ड मंथ के लिए क्या हो जाएगा? थर्ड मंथ के लिए हो जाएगा बच्चों 1.75 प्लस 0.5 इंटू 3 हो जाएगा। इसी तरीके से कंटिन्यू 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 करते 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 अगर मैं पहुंच गया nth मंथ तक के लिए, nth मंथ के लिए, तो एक जनरल इक्वेशन, जनरल लीनियर पॉलिनोमियल आप कैसे डेवलप करोगे? सब में क्या कॉमन है? 1.75 कॉमन है। सब में क्या कॉमन है? 0.5 कॉमन है। सर इसमें फर्स्ट मंथ था तो इंटू 1 हुआ, इसमें सेकंड मंथ था इंटू 2 हुआ, इंटू थर्ड मंथ था इंटू 3 हुआ, तो nth मंथ था तो इंटू n हो जाएगा। बस सिंपल है। सिंपल है कि नहीं, एक बार जल्दी से बताना। सिंपल है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे जनरल इक्वेशन हम लोग बना चुके हैं, तो जनरल इक्वेशन बना चुके ना, तो ये जनरल इक्वेशन आपसे पूछा गया था इसमें, ठीक है, ये वाला हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। दैट रिलेट्स एच एंड टी बोला है बच्चों। तो एच एंड टी मतलब क्या हुआ? nth मंथ के लिए आपको हाइट निकालना है ना, तो इसको आप एच ऑफ टी से रिप्रेजेंट कर सकते हो, एच ऑफ टी इक्वल टू दिस। और जहां पे यहां पे इसको क्या ले लोगे? टी ले लो, यहां पे ले लो टी, ठीक है, टी, क्योंकि टी टाइम पीरियड रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एन को रिप्लेस करके आप टी लिख लिए। क्लियर है? तो ये तो हो गया। उसके बाद आपसे बोला फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ। क्या ये क्वेश्चन आप लोग खुद नहीं सॉल्व करोगे? फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ बोला है, तो एच ऑफ टी के जगह पे 7 रख दोगे सर, 1.75 प्लस 0.5 इंटू टी के जगह पे क्या रख दोगे? 7। ये आप लोग खुद सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। वैसे ही बच्चों इसमें बोला मेक ए टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 10 मंथ। काफी कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, आपको कैलकुलेशन करने होंगे। ये से हम लोग लास्ट क्वेश्चन का आंसर दिए थे, ये वाला हम लोग फर्स्ट का कर रहे हैं, अब हम लोग सेकंड पे आ गए। बच्चों 0 से लेकर के देखो क्या बोला है, वेरिंग फ्रॉम 0 to 10 मंथ, मतलब आप एक बार यहां पे एच ऑफ टी में एच ऑफ 0 निकालोगे, 0.5 इंटू 0 करके इसको सॉल्व करोगे, फिर इंटू 1 करके सॉल्व करोगे, इंटू 3 करके सॉल्व करोगे, इंटू 4 करके करोगे। ये कैलकुलेशन का पार्ट आप लोग को खुद करना है। क्यों? क्योंकि एग्जाम में भी तो आप लोग को खुद करना है। मैं आप लोग को गाइड कर दिया, क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होगा ये आपको अच्छे से समझ में आ चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, बस इसमें डिक्रीज हो रहा है तो माइनस यूज हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम ही है, कुछ डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे चीजें यस यहाँ पे भी बिल्कुल वैसा ही है बच्चों, कुछ डिफरेंट उठाते हैं। ये एग्जाम्पल तो आप लोग कर ही लोगे। अब जो हम लोग एक्सरसाइज से 2.5 पे आएंगे, यहाँ पे चीजें थोड़ी सी बदलेंगी। यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ने जाएंगे? यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा ग्राफ वाले क्वेश्चंस भी करेंगे। 2.5 और 2.6 में ग्राफ वाले क्वेश्चंस रहेंगे बच्चों। पहले हम लोग क्यों ना एक्सरसाइज से 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। इसमें आपको क्या बोला गया बच्चों? इसमें बोला गया कि ए लर्निंग प्लेटफॉर्म चार्जेस ए फिक्स्ड मंथली फी। फिक्स्ड मंथली फी है ही है, एंड एन एडिशनल कॉस्ट पर डिजिटल लर्निंग मॉड्यूल एक्सटेर। मतलब आपको एक फिक्स फीस देना होगा, आपको एक फिक्स फीस देना होगा, और उसके बाद आप जितना ज्यादा यूज करोगे उसके लिए आपको एडिशनल उसके अकॉर्डिंग पेमेंट करनी होगी। स्टूडेंट ऑब्जर्व दैट व्हेन शी एक्सेस 10 मॉड्यूल्स हर बिल वाज रुपीज 400, व्हेन शी एक्सेस 14 मॉड्यूल्स हर बिल मंथली बिल वाज रुपीज 500. If the monthly bill y depends on the number of modules accessed x according to the relation y equal to ax plus b, find the values of a and b. मतलब आपको इक्वेशन ऑलरेडी बना के दिया हुआ है कि y इक्वल टू क्या है बच्चों? ax प्लस b है। जहां पे इंपॉर्टेंट है कि आप जान जाओ कि x और y क्या है। यहाँ पे क्या बोला है? मंथली बिल है। y क्या है बच्चों? y क्या है सर? मंथली बिल है। और x क्या है बच्चों? x क्या है? x नंबर ऑफ मॉड्यूल्स है, x है नंबर ऑफ मॉड्यूल्स, ठीक है, मॉड्यूल्स है, ठीक है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी बोला है, तो आपको 2 केसेस दिए हुए ना, वो 2 केसेस का यूज करके हम लोग ए और बी निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे? देखो, अगर आप पहला केस देखोगे तो आपको बोला स्टूडेंट ऑब्जर्व दैट व्हेन शी एक्सेस 10 मॉड्यूल्स, 10 मॉड्यूल्स मतलब नंबर ऑफ मॉड्यूल्स हो गया x, और उसका वैल्यू है 10, मतलब आप लिख दोगे 10 इंटू ए प्लस बी। और इसके लिए कॉस्ट कितना पड़ रहा है? y क्या था? मंथली बिल। मंथली बिल कितना आ रहा था? मंथली बिल वाज रुपीज 400। तो ये बच्चों आ गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन,
10a प्लस बी इक्वल टू 400। वैसे ही सेकेंड के लिए कितना है बच्चों, 14 मॉड्यूल है, तो 14 इंटू ए हो जाएगा प्लस बी, और इसके लिए टोटल कॉस्टिंग कितना पड़ रहा है बच्चों, 500 पड़ रहा है। अब ये दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है ए और बी, क्या ये आपको सॉल्व नहीं करने आता है? बिल्कुल आता होगा ना। ए का वैल्यू यहां से निकालो, इसमें रख दो, या फिर बी का वैल्यू यहां से निकालो, इसमें रख दो। तो ए और बी का आप लोगों को पता होगा, दो मेथड है, आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हो, एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हो। तो ये आप लोग खुद सॉल्व कर लेना, आप लोग पहले पढ़े होंगे ये सब चीजें। ठीक है बच्चों, तो ये सवाल भी बिल्कुल वैसा ही है, ये भी आप लोग कर लेना। इनफैक्ट ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सिमिलर है। अब हम लोग सीधा आएंगे किस पे, एग्जाम्पल से, उसके बाद एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अब हम लोग आएंगे ग्राफ वाले क्वेश्चंस पे, ग्राफ वाले क्वेश्चंस पे। ठीक है बच्चों, ग्राफ कैसे बनाते हैं ये अच्छे से सब लोग ध्यान से सुन लो, समझ लो। मैं आप लोगों को पहले कुछ मिनट का टाइम दे रहा हूं, ताकि आप लोग एक बार अच्छे से क्वेश्चंस को पहले पढ़ लो बच्चों। ग्राफ कैसे बनाते हैं ये मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा। सब लोग क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं। यहां पे अब चीजें थोड़ी सी न्यू हो गई आप लोगों के लिए, बाकी सब चीजें तो आप लोग अच्छे से समझ गए। ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ लाइंस, इन ईच केस रिफ्लेक्ट ऑन द रोल ऑफ द ए एंड बी। ठीक है, तो आपको ग्राफ बनाने, पहला अगर हम लोग देखेंगे, ए दिया y इक्वल टू 4x है, y इक्वल टू 2x है और y इक्वल टू x है, ये तीनों का ग्राफ बनाना है आपको एक ही प्लेन पे। ठीक है बच्चे, तो y इक्वल टू 4x, y इक्वल टू 2x, यहां पे हमारे पास स्पेस है क्या, चलो स्पेस है, कुछ तो चीजें कर ही सकते हैं, है ना। या फिर मैं नेक्स्ट पेज में ले लूं, चलो नेक्स्ट पेज में ले लेते हैं। y इक्वल टू बच्चों 4x है। सबसे पहले y इक्वल टू 4x का बनाए, बनाते कैसे, देखो आपको टेबल बनाना है। टेबल में आपको x और y का वैल्यूज लेना है, मिनिमम कितना, मिनिमम 3 वैल्यूज लेने हैं। x और y के बच्चों आपको मिनिमम 3 वैल्यूज लेने, आप कोई भी वैल्यूज ले सकते हो, लेकिन ध्यान रखना अगर आप बड़े वैल्यूज लोगे, अगर आप बड़े वैल्यूज लिए तो फिर आपको कैलकुलेशन भी ज्यादा करना होगा। अगर आप छोटे वैल्यू लिए तो उस केस में आपको ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना होगा, तो आप छोटे वैल्यूज ले लो। ठीक है, सबसे पहले मैं ले लिया -1 एक्स के जगह पे ले लिया -1, तो 4 y का वैल्यू क्या आएगा, y इक्वल टू 4x है ना, तो y इक्वल टू 4 इंटू एक्स के जगह पे -1, 4 इंटू -1 कितना होता है -4। फिर x के जगह पे ले लो 0, तो 0 लोगे तो 4 इंटू 0 हो जाएगा 0। फिर x के जगह पे आप ले लो 1, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 इंटू 1 4। क्लियर, ये बन गया हमारा y इक्वल टू 4x का। उसके बाद और भी तो चीजें दी गई हैं, उसके बाद सर जी दिया हुआ है आपको y इक्वल टू 2x का। वैसे ही बच्चों हम लोग निकालेंगे y इक्वल टू 2x का, इसको भी सॉल्व करो। फिर से x y और 3 वैल्यू से ले लिया, फिर से एक बार -1 ले लो, तो 2 इंटू -1 हो जाएगा -2। 0 लोगे तो ये भी 0 आएगा, 1 लोगे तो ये 2 इंटू 1 2 आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्या है बच्चों, नेक्स्ट है आपको y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स का कितने कैसे करोगे बच्चों, आप जो x का वैल्यू लोगे क्या वही y का वैल्यू नहीं आएगा, जो x का वैल्यू लोगे वही y का आएगा ना। x के जगह पे अगर -1 रख दिए तो y का भी वैल्यू आ जाएगा -1। x के जगह पे 0 ले लिए तो ये भी 0 आएगा, x के जगह पे 1 ले लिए तो ये भी 1 आएगा। सिंपल है, हम लोग तीनों के लिए नंबर्स को प्लॉट कर लिए, मिनिमम 3 वैल्यूज, आप इससे ज्यादा ले सकते हो, इससे कम मत लो नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। अब आपको इसको प्लॉट करना है, प्लॉट कैसे करोगे, आप लोग पढ़े होंगे कार्टेशियन सिस्टम में, कार्टेशियन सिस्टम में आप लोग पढ़े होंगे कि इधर होता है सर y कोऑर्डिनेट, इधर y और इधर हो जाता है y डैश, और इधर क्या होता है सर, इधर होता है x कोऑर्डिनेट, x और x डैश, पढ़े हो कि नहीं। और बीच में क्या आ जाता है ओरिजिन o, और बीच में क्या आ जाता है बच्चों ओरिजिन o आ जाता है, इतना क्लियर है। उसके बाद यहां पे हम लोग क्या लेते हैं बच्चों, पॉजिटिव वैल्यूज, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज, फिर यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव। आपको देखना है कि पॉजिटिव नेगेटिव है कितने तक मैक्सिमम, पॉजिटिव भी मैक्सिमम वैल्यूज आपको 4 तक दिख रहा है, नेगेटिव में मैक्सिमम वैल्यूज आपको 4 तक ही दिख रहा है, तो बस आप 4 तक रिप्रेजेंट कर लो। तो 1 2 3 एंड देन 4। ठीक है, वैसे यहां पे भी 1 2 3 एंड देन 4। ठीक है, यहां पे बच्चों -1 -2
-3 -4, यहाँ पे भी -1 -2 -3 -4। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले लोकेट करेंगे ग्रीन कलर वाले को। ठीक है, ध्यान से सब लोग सुनेंगे बच्चों। सबसे पहले x -1 पे y -4, x -1 पे, तो x में अगर -1 जाओगे तो ये है, y कितना मिल रहा है बच्चों -4, तो y में -4 आने के लिए आपको नीचे आना होगा, माइनस के वैल्यूज नीचे, तो x -1 में y -4 यहां पे आ गया, ये एक पॉइंट हो गया। फिर है x 0 पे y भी 0, मतलब ये वाला पॉइंट हो गया, x 0 पे y 0। फिर है x 1 पे y 4, x बच्चों जब 1 है तो y है 4, मतलब ऊपर। अब ये तीनों पॉइंट हमेशा आपको एक स्ट्रेट लाइन में मिलेंगे, क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल का लाइन भी एक लीनियर लाइन बनता है, एक स्ट्रेट लाइन बनता है, राइट। तो आप इसको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना। बच्चों ऐसे क्वेश्चंस का 100% एग्जैक्ट आंसर बोर्ड पे निकालना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जब आप ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो 100% आपको करेक्ट आंसर मिलेगा। आगे बोला है y इक्वल टू 2x का आपको बनाना है बच्चों, तो इसमें येलो कलर हम लोग यूज करें, येलो ही ले लेते हैं। x -1 पे y -2 है, तो x -1 पे y को भी -2 नीचे ले लो। फिर है बच्चों x 0 पे y 0, मतलब फिर से ये वाला पॉइंट, और फिर है x 1 पे y 2, तो x 1 पे y 2 मतलब ये यहां पे ऊपर। ठीक है, फिर से ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं, तो तीनों को हम लोग फिर से ज्वाइन कर देंगे। ठीक है ना, ठीक है, क्लियर। आगे बोला है y इक्वल टू एक्स का। बच्चों y इक्वल टू एक्स में x -1 तो y भी -1, x -1 y भी -1, यहां पे आ गया पॉइंट। उसके बाद बोला x 0 y 0, ये वाला पॉइंट, और फिर बोला है x 1 y 1, x 1 y 1 यहां पे आ गया। फिर ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं, इनको ज्वाइन कर दो। ज्वाइन हो गया, हो गया ना। बस यही आपका ग्राफ है, यही क्या है बच्चों, आपका ग्राफ बन के आ गया। बात समझ में आ गई। तो ग्राफ कैसे बनाते समझ में आ गया ना। तो क्या मुझे बाकी क्वेश्चंस बताने की जरूरत पड़ेगी, एक बार अच्छे से देख लो, स्क्रीनशॉट भी लेना है तो ले सकते हो। अब बच्चों यहाँ पे ये ग्राफ जो लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाया, ये तीनों एक जगह यहाँ पे ज्वाइन हो रही है, तो इसका सॉल्यूशन यही है कि x इक्वल टू 0, मतलब x यहाँ पे 0 है ना, तो x इक्वल टू 0 ही इसका सॉल्यूशन है। यहाँ पे अगर आप नाम लिखना चाहो तो बिल्कुल आप नाम लिख दो, क्योंकि आपके पास वहां पे एग्जाम में डिफरेंट कलर के पेन होना मुश्किल ही है, तो आप नाम लिख दोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, मार्क्स आपका डिडक्ट नहीं होगा। y इक्वल टू 2x है, उसके बाद ये वाला क्या, y इक्वल टू x, और ग्रीन वाला क्या था बच्चों, ग्रीन वाला था y इक्वल टू 4x। किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो फिर आगे बढ़े। तो इस तरह के अब जो भी सिमिलर क्वेश्चंस होंगे वो आप लोग खुद कर लोगे, हाँ, बाकी जो क्वेश्चंस थे वो आप लोग कर लेना। आगे बोला फाइंड द वैल्यूज ऑफ द पॉलिनोमियल फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एट द इंडिकेटेड वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स। इंडिकेटेड वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल पे पूछा आपको बच्चों। पहला क्वेश्चन ज्यादा इजी है, ये आप लोग खुद कर लेना। सेकंड क्वेश्चन में बताता हूं, सेकंड क्वेश्चन में बता रहा हूं, ध्यान से देखो। आपको पॉलिनोमियल दिया 4t³ - t² + 6, इसका वैल्यू निकालना है इफ t इज इक्वल टू a। तो t के जगह पे a रख दो, तो कितना हो जाएगा 4a³ - a² + 6, बस हो गया, यही है आपका आंसर। वैसे यहाँ पे x इक्वल टू 1 रख देना, तो 1 रखने के बाद जो वैल्यूज आएगा वो आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना, सिंपल क्वेश्चन है सर, बेहद सिंपल है। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं एक आपको दिया हुआ है क्वेश्चन, कौन सा बच्चों, वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है आपको। क्या है, वर्ड प्रॉब्लम यहाँ पे दिया हुआ है, ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इफ यू मल्टीप्लाई नंबर बाय 5/2, मान लो हम लोग नंबर को मान लेते हैं x, लेट द नंबर बी x। तो इफ यू मल्टीप्लाई नंबर बाय 5/2, तो ये x को अगर हम लोग 5/2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 5/2x हो जाएगा। एंड एड 2/3, और इसमें अगर 2/3 ऐड कर दें टू द प्रोडक्ट, मतलब ये नंबर्स के प्रोडक्ट का में हम लोग 2/3 ऐड कर दें, देन वी गेट हाउ मच बट्टो, वी गेट -7/12। ये एक बार आप लोग एनसीईआरटी बुक में देख लेना कि -7/12 है कि 7/12 है। तो -7/12 में लेके करना, अगर 7/12 होगा तो आप उसके अकॉर्डिंग चेंजेस कर लोगे। आगे बोला फाइंड द नंबर, मतलब आप इसको सॉल्व करोगे तो x का वैल्यू आ जाएगा, वही हमारा नंबर है। सॉल्व कर लो बच्चों, 5/2x का वैल्यू आ जाएगा सर -7/12, माइनस ये इधर जाके माइनस होगा -2/3,
तो आप दोनों का एलसीएम लोगे, 3 और 12 का कितना आता है, 12 होता है। तो ये हो जाएगा -7 -3 4 जा 4 2 जा 8, तो ये बच्चों आ गया -15/12। -15/12 आ गया, तो आपको x का वैल्यू मिल जाएगा कितना, x का वैल्यू कितना आ जाएगा -15/12, और ये वाला उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2/5 हो जाएगा। कितना हो गया बच्चों, -1/2 हो गया, मतलब -0.5 हो गया आपका नंबर। -1/2 बोलो या फिर -0.5 बोलो, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। बात समझ में आया ना। तो सिंपल क्वेश्चंस थे, आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे आपको ये जो क्वेश्चन पूछा गया बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, देखो एडेड वाला चीज है, तो ये आप लोग खुद कर लेना। उसके बाद इस टाइप के क्वेश्चंस भी हम लोग किए थे, याद करो। हर बार एंड यू सेव ₹250 एवरी मंथ, तो 800 में 250 ऐड कर दोगे, नेक्स्ट में 800 में 250 इंटू 2 ऐड कर दोगे, नेक्स्ट मंथ में 800 प्लस 250 इंटू 3 कर दोगे, तो nth मंथ में क्या हो जाएगा, 800 प्लस 250 इंटू n हो जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन हम लोग बच्चों सॉल्व कर चुके हैं। अब जो ये क्वेश्चन है ये बिल्कुल हट के है, बिल्कुल अलग ही क्वेश्चन है, ठीक है। इसको अभी हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने जा रहे हैं। ओके, तो बच्चों ये क्वेश्चन आप लोग अच्छे से पढ़ लो, और उसके बाद मैं आप लोग को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, ठीक है। देखो क्या बोला है, ए पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर। तो अगर मैं पहला नंबर को ले लूं x, तो दूसरा क्या 5x नहीं होगा। पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स ऑफ अनदर नंबर, तो अनदर नंबर को माने x, तो उसका 5 टाइम्स हो गया 5x, है ना। तो ये दो नंबर है। इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स, देन वन ऑफ द न्यू नंबर्स बिकम्स ट्वाइस द अदर न्यू नंबर। जब दोनों में 21 ऐड कर दिया जाए, तो एक नया नंबर दूसरे नंबर का डबल बन जाता है। अब कौन सा डबल बन सकता है, क्या 5x इसका डबल हो सकता है, या फिर ये इसका डबल। सर जो ज्यादा होगा वही तो डबल होगा ना, जो ज्यादा होगा वही तो डबल होगा। तो 5x वाला डबल होगा, लेकिन वो कब डबल होगा, जब उसमें 21 ऐड कर दिया जाए। तो 5x प्लस 21 इज डबल ऑफ दिस वैल्यू, ठीक है। लेकिन इसमें भी कब होगा, जब दोनों में बोला 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर, तो ट्वाइस ऑफ x प्लस 21। अब इसको सॉल्व करके क्या आप लोग x का वैल्यू नहीं निकाल सकते हो, बिल्कुल x का वैल्यू निकाल सकते हो। और आपसे पूछा नंबर, तो x का वैल्यू जो आएगा वो एक नंबर हो जाएगा, दूसरा नंबर के लिए आप 5 से मल्टीप्लाई कर देना। तो ये क्वेश्चन आप लोग खुद सॉल्व कर लोगे, ठीक है। ओके बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, ये रहने दो। ओके, अब यहां पे जो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप सब लोग बहुत ध्यान से सुनना। यहाँ पे बोला था डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर। कोई 2 डिजिट नंबर है बच्चों, कोई भी 2 डिजिट नंबर को आप लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हो, ये कॉन्सेप्ट को आप लोग ध्यान से सुनना। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और जनरली स्टूडेंट को डिफिकल्ट लगता है। अगर मैं कोई नंबर ले लू 23, और मैं ये वाले डिजिट जो यूनिट डिजिट है उसको मैं मान लू x, और जो 10th डिजिट है उसको मैं मान लू y, तो मैं ये नंबर को कैसे लिख सकता हूं। क्या मैं 23 को 20 प्लस 3 लिख सकता हूं, क्या मैं 23 को 20 प्लस 3 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं सर। और क्या मैं 20 को 2 इंटू 10 लिख सकता हूं, 2 इंटू 10 प्लस 3, बिल्कुल लिख सकता हूं सर, लिख सकता हूं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये 23 को मैं कैसे लिखा हूं, ये 23 है yx, इसको मैं कैसे लिखा हूं 2 इंटू 10, मतलब 10 इंटू 2, 2 क्या है बच्चों, 2 है y, 2 है y, तो 10y, और प्लस 3 क्या है, 3 है x, तो ये 10y प्लस x है। मतलब किसी भी नंबर को आप 10y प्लस x के फॉर्म में लिख सकते हो, किसी भी नंबर को बच्चों आप 10y प्लस x के फॉर्म में लिख सकते हो। अगर आपको लग रहा है सर सिर्फ ये नंबर को लिख सकते हैं, नहीं, कोई और नंबर ले लो, कोई और नंबर ले लो। जैसे आप ले लो 51, इसको कैसे लिखोगे, इसको कैसे लिखोगे, आप इसको लिख सकते हो 51 की जगह 54 ले लो, इसका कुछ रीजन है, ठीक है। 54 ले लो। अब 54 को आप लिख सकते हो सर 50 प्लस 4, 50 को लिख सकते हो आप सर 10 इंटू 5 प्लस 4, और ये 10 सर पहले भी था अब भी आ रहा है, तो 10 तो कॉमन रहता है। 5 क्या है, फिर से आप अगर इसको y मान लो, फर्स्ट डिजिट को मान लो x, यूनिट डिजिट को मान लो x, तो y 5 क्या है बच्चों, 5 है y, तो 10y प्लस 4 क्या है आपका x है, तो 10y प्लस x फिर से आया कि नहीं आया। मतलब किसी भी नंबर को आप 10y प्लस x के फॉर्म में लिख सकते हो, किसी भी नंबर को नहीं, सॉरी, किसी भी 2 डिजिट्स नंबर को आप 10y प्लस x के फॉर्म में लिख सकते हो।
और अगर मैं डिजिट्स को इंटरचेंज कर दूं, अगर मैं डिजिट्स को इंटरचेंज कर दूं, मैं 54 के जगह पे इसको लिख दूं 45, लेकिन जिसको पहले से x माना तो उसको x ही मानूं, 4 था x और 5 था y। तो अब क्या होगा, अब क्या होगा, क्या होगा देख लो। 45 को मैं लिख सकता हूं 40 प्लस 5, 45 को क्या लिख सकता हूं मैं, 40 प्लस 5 लिख सकता हूं, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, बताओ बताओ बताओ, लिख सकता हूं। अब ये 40 को मैं लिख सकता हूं 10 इंटू 4 प्लस 5। अब बच्चों 10 इंटू ये 4 क्या है, 4 क्या है, अब x है, और 5 क्या है, 5 है सर y। क्या ये दोनों में कुछ डिफरेंस समझ में आया क्या, ये दोनों में कुछ डिफरेंस समझ में आया क्या। जब मैं नंबर्स को बिना इंटरचेंज करे लिख रहा था तो आ रहा था 10y प्लस एक्स, और जब मैं नंबर्स को यहां पे इंटरचेंज किया, x और y भी आपस में इंटरचेंज हो गए, 10x प्लस y हो गया। याद रखना बहुत ही सिंपल है, जब नंबर्स को इंटरचेंज नहीं करो तो 10y प्लस एक्स, और नंबर्स को इंटरचेंज कर दो तो x और y को भी आपस में इंटरचेंज कर दो, 10x प्लस y हो जाएगा। प्रोवाइडेड अगर आप इसको x मानो इसको y, अगर उल्टा मान लियो तो यहां पे भी चीजें सब उल्टी हो जाएंगी, ठीक है। ओके, बस इतना अगर आप समझ गए, ये जो मैं कॉन्सेप्ट बताया हूं ये अगर समझ गए ना, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा ये आपसे सॉल्व नहीं होगा। बस आपको क्या करना है, ध्यान से सुनते जाना है। क्लियर है, ध्यान से क्या करना है बच्चों, सुनते जाना है। चलो आ जाते हैं क्वेश्चन पे। अब बोला था डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर डिफर बाय 3। वो जो 2 डिजिट्स है उनका डिफरेंस है बच्चों 3। तो वो 2 डिजिट्स को हम लोग मान लेते हैं x और y। हम लोग मान लेते हैं लेट यूनिट डिजिट, कुछ ना कुछ तो मानना पड़ेगा ना, तो x और y मान लेते हैं, पी क्यू मान के भी आप कर सकते हो, तो आपका मन है। तो लेट यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट को हम लोग x मानते हैं तो x ही मान लो, आप y मान के भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर पे, ठीक है। लेट यूनिट डिजिट, लेट यूनिट डिजिट बी x एंड टेंस डिजिट, एंड टेंस डिजिट बी y, टेंस डिजिट भी y। अब बोला था डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर डिफर बाय 3। बच्चों आप x माइनस वाई कर दो या फिर y माइनस एक्स कर दो, दोनों से आंसर एक ही आएगा। करके देख लेना, मैं एक करके दिखाऊंगा, एक आप लोग खुद करना। आप कुछ भी मान लो, आंसर एक ही आना है। तो मैं क्यों ना x माइनस वाई कर लेता हूं, बड़े डिजिट को मैं x मान लेता हूं, छोटे डिजिट को y मान लेता हूं। तो x माइनस वाई कितना है बच्चों, 3 है। क्या मैं इससे ये बोल सकता हूं कि x इक्वल टू वाई प्लस 3 है, बिल्कुल होगा ना, प्लस वाई उधर माइनस वाई उधर जाएगा तो प्लस वाई हो जाएगा। ये आपका आ गया बच्चों फर्स्ट इक्वेशन, ये आ गया फर्स्ट इक्वेशन। उसके आगे कुछ बोला, उसके आगे क्या बोला है, इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज, अगर डिजिट्स इंटरचेंज हो जाए तो पहले से हमारे पास नंबर क्या बनता है 10y प्लस एक्स, अगर इंटरचेंज हो जाए तो क्या हो जाएगा 10x प्लस वाई। If the digits are interchanged and the resulting number is added, और ये जो इंटरचेंज होने के बाद जो रिजल्टिंग नंबर इसको ऐड कर दिया गया किससे, टू द ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर क्या होता है 10y प्लस एक्स होता है। जब इंटरचेंज किया गया और फिर उसको जोड़ दिया गया, ऐड कर दिया गया ओरिजिनल नंबर के साथ 10y प्लस एक्स के साथ, तो फिर हमें क्या मिला 143। अब इसको आगे सॉल्व करोगे तो बच्चों 10x प्लस एक्स हो जाएगा 11x, प्लस 10y प्लस y हो जाएगा 11y इक्वल टू 143। दोनों में 11 कॉमन ले लो तो x प्लस y, और ये जो 11 है उधर जाके डिवाइड कर देगा 143 बाई 11। कितना आ जाएगा बच्चों 13। x प्लस वाई कितना आ गया 13। हमारे पास दो इक्वेशन आ गए, y प्लस 3 एक्स इक्वल टू वाई प्लस 3, दूसरा x प्लस वाई इक्वल टू 13। x के जगह y इक्वल टू एक्स इक्वल टू वाई प्लस 3 है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से यहाँ पे रख देना, y का वैल्यू आ जाएगा, फिर x का भी वैल्यू आ जाएगा, x और y का वैल्यू निकाल लोगे। और आपसे पूछा था फाइंड बोथ द नंबर्स, तो वो नंबर्स क्या है, वो नंबर्स क्या है बच्चों, वो नंबर्स क्या है, तो वो नंबर्स है 10x प्लस वाई और 10y प्लस एक्स। तो इंटरचेंज होकर के आप आंसर उसको दे दोगे कि वो नंबर क्या है बच्चों, नंबर क्या है, नंबर है 10x प्लस वाई। तो x और y का वैल्यू निकालोगे, इसमें रख दोगे, और दूसरा नंबर के लिए 10y प्लस एक्स करोगे इंटरचेंज होने पे, तो उसका उल्टा हो जाएगा आंसर। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
तो ये ग्राफ वाले क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन कर ही चुका, एक बार एक्स का वैल्यू -1 रख देना, एक बार 0 रख देना, एक बार 1 रख देना, कोई और वैल्यू भी आप रख सकते हो, वाई का वैल्यू निकालते रहना और फिर प्लॉट कर देना। इस तरीके के क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, तो ये अब आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक इतने ही क्वेश्चन थे मेरे बताने लायक, बाकी सब क्वेश्चन आप लोग कर लेना, मैं गारंटी लेता हूं आपसे 100% सॉल्व हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों से बहुत ही अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मेरा मकसद ये नहीं था कि आप लोग के लिए वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी कर दूं, क्योंकि मुझे पता है वीडियो अगर बहुत ज्यादा लेंथी करूंगा आपके लिए बोरिंग भी हो जाएगा, प्लस वो एक राइट वे ऑफ टीचिंग नहीं है। क्योंकि अगर मैं हर एक क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करके दिखा दूं तो आप बस उसको कॉपी पेस्ट कर लोगे, आप अपने नोटबुक में लिख लोगे, आप खुश हो जाओगे। लेकिन क्या वैसा करना चाहिए? नहीं, क्योंकि एग्जाम में आपको खुद करना है, तो जो क्वेश्चन सिमिलर टाइप के उसको प्रैक्टिस भी आप खुद ही करो, क्योंकि एग्जाम में भी आपको खुद करना है, मैं आके आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूंगा। तो जितने भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं सब हम लोग कवर किए, कम से कम टाइम में वीडियो बना दिया हूं, ताकि आपको इतने ही वीडियो देख करके पूरा एक चैप्टर आपको कंप्लीट हो जाए, फिर आप प्रैक्टिस अलग से करोगे। ठीक है बच्चों, तो ऐसे ही बाकी भी चैप्टर्स हम लोग करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, सो दैट आगे जो भी वीडियोस आएंगे वो आपको रिकमेंड होगा। चलो ओके, चलो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं हम लोग किसी और नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।